नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। संसद का दिन आज बहुत ही नाटकीय तरीके से शुरू हुआ। स्पीकर पद पर तनातनी के बाद बेहद आराम से पद बीजेपी के पास गया। स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल की बरसी को लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। कांग्रेस को उसके लिए घेरा और सदन में 2 मिनट का मौन भी रखवा दिया। वहीं राहुल के नेता विपक्ष बनने पर इंडिया गठबंधन अब आक्रामक तेवर दिखाने के उसके आसार दिख रहे हैं। बीजेपी ने स्पीकर पद पर जिस तरह से कब्जा किया, उसे पार्टी की रणनीति साफ हो गई है कि कोई रियायत नहीं है। ऐसे में सत्र में जोर आजमाइश खूब होने की संभावना है। मसलों पर कितनी बात होगी, ये भी देखना बाकी होगा। 18वीं लोकसभा का सत्र अपने साथ कई संदेश लेकर आया है। सत्र का आगाज हंगामे से हुआ। स्पीकर पर बीजेपी का हक रहा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. संविधान पर गहमागहमी हुई और सत्ता पक्ष की हर कोशिश रही कि विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस को बैकफुट पर रखा जाए। ऐसे में आपातकाल की याद ताजा हो गई। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में नवगठित संसद और निर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से
अभिनंदन करता हूं। उन्हें अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। Honorable CPP Chairperson wrote a letter to the pro-time Speaker Bhartwari Mahtab informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be decided later. That's all. Namaskar. लोकसभा स्पीकर का चुनाव हारने के बावजूद इंडिया ब्लॉक देश में ये नैरेटिव स्थापित करने में सफल रहा कि आने वाले दिनों में सरकार एक तरफा फैसले से नहीं चल सकेगी और उसे कदम कदम पर विपक्ष की संविधान सम्मत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में राहुल गांधी की सहमति भी मायने रखेगी। वहीं ये संदेश देने की कोशिश की इंडिया ब्लॉक दलितों की हितैषी है। इंडिया ब्लॉक ने लोकसभा स्पीकर के पद के लिए कांग्रेस के अनुभवी सांसद के सुरेश को उतारा था। के सुरेश दलित समुदाय से आते हैं, ऐसे में दलित नैरेटिव जारी रखा गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सामने स्पीकर का चुनाव अपने नेतृत्व कौशल को साबित करने का मौका था। इसे राहुल ने करके भी दिखाया। लोकसभा स्पीकर चुनाव के बहाने विपक्षी एकता की भी परख हो गई। इसमें इंडिया ब्लॉक काफी हद तक सफल रहा। हालांकि जगन मोहन विपक्ष में रहकर भी इंडिया के खेमे में नहीं आए हैं और ये इस मोर्चे पर राहुल की चुनौती बरकरार है। वहीं स्पीकर पद पर ओम बिरला का विराजमान होना बीजेपी की ओर से ये संदेश है कि सरकार चलाने में पार्टी कोई रियायत नहीं देने वाली है। संविधान का प्रस्ताव स्पीकर द्वारा जिस तरह से पारित हुआ वह इसकी मिसाल है। बीजेपी ने अपने पसंद का स्पीकर बनाकर एनडीए के सहयोगी दलों को भी मैसेज दिया है। ये मैसेज है कि सरकार के गठन से लेकर सरकार चलाने तक में किसी का भी अनावश्यक दबाव नहीं सहा जाएगा। यानी कि दोनों पक्षों ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। लक्ष्मण रेखाएं खिंच चुकी हैं, सियासी तलवारें चमक रही हैं। डर यही है कि सत्र में नूरा कुश्ती कहीं बुनियादी मुद्दों को दबा ना दे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठे ओम बिरला ने अपने पहले वक्तव्य में आपातकाल की निंदा की। बिरला ने न केवल लंबा चौड़ा आलेख पढ़ा बल्कि 2 मिनट का मौन भी सभी से रखवाया। ये खासकर कांग्रेस पार्टी के जले पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। कुछ ही समय के अंदर उसे 2 मोर्चों पर जबरदस्त मात खानी पड़ी। पहले तो उसे लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपने कदम वापस लेने पड़े, फिर संविधान के मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरने की जुगत में उसे आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव में फंसकर मुंह की खानी पड़ी। तो आज तमाम बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। संसद के भीतर आज क्या कुछ हुआ वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संदीप दुबे जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। संदीप जी, स्पीकर बनते ही ओम बिरला जी ने आज आपातकाल की निंदा की। आपातकाल की निंदा पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है और कहा कि स्पीकर बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रेशु जी, महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज का जो दिन था वो दिन लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण था। आज देश के सदन के अंदर स्पीकर का चुनाव हुआ और ऐसे विषय पे हम सबको सोचना चाहिए कि आज कम से कम जो विपक्ष जिस तरह की बातों को रखा, जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा था, वो जले पे नमक छिड़कने वाला ही था। उनका ये था कि जब सदन के अंदर कांग्रेस ने जिस तरह से जब सत्ता रही, इंदिरा जी के समय सत्ता रही, जिस तरह से इमरजेंसी रहा, जिस तरह से अपनी आवाजों को
जो लोकतंत्र की आवाज थी दबाने के लिए उस समय की सरकार ने जिस तरह का प्रयास किया, उसके खिलाफ कम से कम एक संदेश देश में जाना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने का जो अवसर है हम सबको है और हम सबके पास है और हम सबको मिलकर अपने लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और हमारी सरकार ये काम करने में सफल रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए देश के अंदर आज विविधता है और विविधता के साथ एकता है और हमने पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब से लेकर और आज तक उनका ही मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और विश्वास जीतने में हम सफल रहे, इसीलिए तीसरी बार भी हम चुन के आए हैं और तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनी है और ये सरकार अपने किए हुए सभी वादे पूरा करेगी। रेशु जी, ये विपक्ष को भी पता है। देखिए हम राजनीतिक दल के लोग हैं, जब हम जनता के बीच जाते हैं तो अपनी मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, अपने वादे लेके जाते हैं, उसको पूरा करने का अवसर वो संसद ही है, सदन ही है, जिसके माध्यम से हमने जो जनता से वादे किए उसके हिसाब से हम कानून बना के या उसके हिसाब से जो सरकारी योजनाएं उसको लागू करके। ठीक है, नारा भले ही हो आपका अब कि सबका साथ सबका विकास और सबका साथ की अगर यहाँ पर बात करें तो अब देखिए कांग्रेस के साथ तो सभी हैं यहाँ पर विपक्ष में एकजुट होकर आपके खिलाफ मैदान में डटे हुए थे और अब देखिए सदन में भी अब कहीं जो एकता है वो विपक्ष की वो तो नजर आएगी। और रही बात विकास की, तो विकास में तो अब कोई भी आप कार्य करते हैं तो सहयोग इनका भी कहीं ना कहीं आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन विजय कौशिक जी, क्योंकि आपातकाल संविधान पर ऐसा धब्बा है जिसका कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, खासकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की रट के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस को ये बता दिया है कि जिसने संविधान की हत्या की हो उसका नसीहत देना तो शोभा नहीं देता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इंदिरा गांधी जी ने किसी संविधान की हत्या नहीं की थी, अपितु संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपातकाल लगाया था। ये उस समय की सरकार का निर्णय था, जिसके लिए आज राहुल गांधी जी को दोषी ठहराना बहुत ही गलत है। मोदी जी खुद को भेड़िया समझ रहे हैं और राहुल गांधी को मेमना समझ रहे हैं कि भाई तूने पानी गंदा नहीं किया तो तेरी माँ ने किया होगा, माँ ने नहीं किया तो दादा ने किया होगा, दादा ने नहीं किया तो नाना ने किया होगा। ये कौन सा तरीका है मोदी सरकार का कि जिसमें वो वर्तमान में महंगाई की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती, विदेशी कर्ज की बात नहीं करती, महंगी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं करती और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के घोटाले भी इसमें शामिल हैं। उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बात करती है आपातकाल की, बात करती है कि ठीक है ना सर, वो जनता का ध्यान उन मुद्दों से भटका रहे हैं, उस पर तो ध्यान आप लोग अब दिलाएंगे ना जनता को। लेकिन आप ये बताइए कि आपको लोकसभा स्पीकर के आपातकाल पर बोले गए शब्दों से तकलीफ हो रही है और जिन्होंने इस आपात को झेला है वो भूल जाएंगे क्या इसके जख्म? और वैसे भी स्पीकर ने आपातकाल की स्थिति को लेकर बात की है, इसका असर तो सीधा सीधा क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर पर ही पड़ा था। नहीं, हम तो ये कहते हैं इंदिरा गांधी जी को दोबारा से धरती पर लाया जाए और मोदी जी द्वारा उनसे बदला लिया जाए आपातकाल को लेकर। इसका यही हल हमारे पास है और यही जवाब है। क्योंकि हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी अगर उन्होंने संविधान को फाड़कर फेंक दिया हो तब तो इंदिरा गांधी जी दोषी थी, लेकिन संविधान के अनुरूप उन्होंने कोई कार्य किया और आप जबरदस्ती उन्हें दोषी ठहराना चाहते हैं। जबरदस्ती दोषी तो ठहराना, मैं इस पर जरा जवाब ले लूं एक बार, फिर सुमित जी आपके पास में आऊंगी। लेकिन कह रहे हैं कि जबरदस्ती इंदिरा गांधी को दोषी ठहरा रहे हैं। रेशु जी, राजनीति में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। विजय भाई हमेशा कांग्रेस के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि वो जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस पार्टी की वो बात कर रहे हैं, इतिहास तो हमेशा अपने आप को दोहराता है। इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नारे पे आई थी और याद है देश में गरीबी और बढ़ती गई। कांग्रेस ने वो सारे काम किए कि उल्टा करती है, बोलती कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है, और वही चाल चरित चेहरा आज भी है। इन्होंने बताइए इन लोगों ने कितने गांधी जी को फॉलो किया, जिस गांधी जी के नाम को ये लोग लेके आगे आए और पूरे देश भर में गांधीवादी बन के कांग्रेस के लोगों ने भारत के लोगों को ठगने का काम किया। मैं बात इंदिरा जी की करता हूँ तो बच्चे से जाके पूछिए विजय भाई किसको समझा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? बच्चे को पता है कि क्या हुआ था।
बच्चे बच्चे को पता है कि इमरजेंसी के समय कैसे बेजुबान लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया, जिनके जुबान थे उनको भी डाल दिया गया, मेरा जवाब दे कर रहे थे नेता उनको भी जेल में डाल दिया गया। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई कि कोई आवाज ही ना उठा पाए इन लोगों के खिलाफ। तो इनकी सत्ता रही है, तो इस सत्ता का तो यही स्वरूप रहा है कि किसी को बोलने मत दो, जो होगा मैं ही करूंगा। तो हिटलर शाही तो जनता ने देखी है, उसका जवाब जनता ने दिया। और आज कांग्रेस हाशिए पे है तो उसका मूल्यांकन कांग्रेस को खुद करना है। हम कौन होते हैं कांग्रेस का मूल्यांकन करने वाले? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जिस बात को कह रहे हैं यहाँ पर संदीप जी, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो हिटलर शाही है वो सभी ने देखी है। संदीप जी इस बात को कह रहे हैं सुमित जी, वैसे भी क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि स्पीकर बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, आपातकाल के भुगत भोगी तो सभी रहे हैं, भले ही आज आप सदन में विपक्ष के रूप में एकजुट हो। रेशु जी देखिए, भाजपा अब आज गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। अगर तीसरी बार लोकसभा में एनडीए की सरकार बनी है तो अब इनको आगे की सोच के चलना है, पीछे की सोच के चलना। अगर आप पीछे सोच के चलेंगे तो पीछे तो आप लोगों ने भी बड़े अच्छे काम करे हैं ना। अगर कांग्रेस ने, ठीक है हमने माना कि कांग्रेस ने गलत काम करे थे, इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल करा था, सारी चीजें अगर आप लोग कह रहे हैं तो उसके बाद भी सरकार बनी ना, कितनी बार प्रधानमंत्री बने, 10 साल उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह सरकार बनी ना, तो क्यों नहीं जनता ने हटा दिया? क्यों नहीं? अगर इतना ही बुरा हुआ था देश के अंदर आपातकाल का टाइम थी तो उसके बाद भी तो कांग्रेस की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये क्या जनता भूल गई थी क्या? मुझे बताइए। पर आज जब संसद के अंदर एक चुनाव हुआ है, चुनाव में आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव था, ओम बिरला जी को बना दिया गया, सहमति से सब कुछ बना दिया गया, और उसके बाद आप आगे की सोच के काम करेंगे, पीछे की सोच के काम करेंगे। अगर आपको गड़े मुर्दे उखाड़ने तो सारी चीजों के ऊपर उखड़ेंगे। ठीक है सुमित जी, ठीक है, आपकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए ना, क्योंकि अतीत में सबसे भूलें होती हैं, सबसे होती है, लेकिन उसे स्वीकारना और ये संकल्प लेना जरूरी है कि ये फिर से ना हो, ये उपयुक्त है, ना कि उसे जस्टिफाई करना। अतीत सभी का बुरा होता है क्या? कांग्रेस, अगर आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि कांग्रेस के समय पे ऐसा हुआ था, आपातकाल के समय पे, तो गुजरात कांड के लिए भूल जाएंगे क्या हम लोग? गुजरात कांड का हम लोग भूल जाते हैं क्या? गोधरा कांड हम लोग भूल जाए क्या कि किन लोगों ने कराया था, किन लोगों के ऊपर आरोप था, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के ऊपर आरोप था, ये भूल जाएंगे क्या? क्यों मरवाया था इन लोगों ने, क्यों कांड कराया था? केवल चुनाव जीतने के लिए, अपने सांसद। ठीक है संदीप जी, गंभीर आरोप आपके ऊपर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, गोधरा कांड। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ सर। देखिए रेशु जी, उसका वीडियो है जो उसमें गोधरा कांड में लोग शामिल थे, वो आज भी कह रहे हैं हम लोगों को यूज करा गया। क्यों करा गया उन लोगों को यूज? गोधरा कांड के उसमें क्यों उन लोगों को यूज करा गया था? ये बताएं ना। अगर गोधरा कांड भूल गए तो क्या देश के अंदर क्या गोधरा कांड नहीं हुआ था क्या? संदीप जी जवाब दे दीजिए। सुमित भाई, आपातकाल को वो किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं आपने यहाँ पर सुना, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं गुजरात का गोधरा कांड, जवाब दे दीजिए इस पर। रेशु जी, गुजरात के गोधरा कांड में जो भी लोग शामिल थे उन वो जेल के अंदर है, उन पे कानून सम्मत कार्रवाई हो रही। दोनों दो विषय हैं, दोनों विषय को एक दूसरे के साथ मित्र ने जोड़ दिया। सुमित भाई, इमरजेंसी लागू हुई थी 25 जून को। अब अगर इमरजेंसी वाले दिन इमरजेंसी की बात नहीं करेंगे, इमरजेंसी वाले दिन को याद नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम लोकतंत्र को इमरजेंसी वाली व्यवस्था से कैसे दूर रख पाएंगे? आपको तो सोचना है जो सरकारें चलती हैं वो सरकारें जन भावना के अनुरूप चलती हैं। अगर जन भावनाओं को बदल दिया जाएगा, जन भावनाओं की कदर नहीं की जाएगी, जन भावनाओं को लेकर इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाएंगी, विपक्ष बार बार वही कह रहा है, आप भी वही काम कर रहे हो। आप तो टीएमसी वाले हो, टीएमसी वाले भी वही काम कर रहे हैं। अगर ऐसी हम बुराई करें तो हम टीएमसी बताए पश्चिम बंगाल में आप हाई दिन क्या करे जा रहे हैं? वहाँ क्या मोदी जी शामिल थे क्या? वहाँ क्या अमित शाह जी गए थे क्या? ये सब विषय जो है दोनों निरंतर। वहाँ तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी खुद लगाई थी, उनकी सरकार। जब वो समय की मूल्यांकन करेंगे और आकलन करेंगे तो आप पाएंगे सुमित संदीप भाई, मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर हम लोग एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ठीक है सर, एक एक करके अपनी बात रखिए ना, ताकि समझ में तो आ पाए ना, एक एक करके बात रखिए। बना रहे हैं और एक पूरे देश के सामने सबको पता है कि इंदिरा जी ने कैसे अपनी शासन व्यवस्था, इंदिरा गांधी जिंदा नहीं है ना, इंदिरा गांधी को लेकर के आइए, आरोपी थी, अगर आप मानते हैं वो आरोपी है तो उन्हें जिंदा करिए।
वो देश में है नहीं। ये तो कोई उन्हें तर्क कहाँ नहीं से आ गई बात? सुमित जी, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं हुआ ना। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं वही बातें इससे पहले विजय कौशिक जी कर रहे थे। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर है संदीप दुबे जी, क्योंकि आपातकाल की बार बार बात की जाती है, जिक्र किया जाता है। हालांकि राहुल गांधी इसके लिए बहुत पहले माफी भी मांग चुके हैं। देखिए, ये कांग्रेस को तो हमेशा माफी मांगना पड़ेगा। इसलिए माफी मांगना पड़ेगा कि जो एक रिश्ते जुड़ते हैं किसी परिवार से या पार्टी से, आप उसका नेतृत्व कर रहे हो, तो ये हर साल ये मनाया जाएगा। और पूरे देश में सारी देश की राजनीतिक दल भी मनाती है। आज इनके साथ भी समाजवादी पार्टी है या आरजेडी है, लालू जी हैं, ये सारे लोग जेल के अंदर इनके नेता रहे हैं उस समय, और वो कैसे भूल सकते हैं कि आपातकाल को भूल सकते हैं। तो ये विषय तो आनी है, हर साल आएगी, हर समय पूरे देश याद करेगा, और याद करने के बाद देश का लोकतंत्र हम लोग कल आने वाले समय में ऐसी व्यवस्थाएं ना हो, इसके लिए सारी देश की नौजवान पीढ़ियां हमेशा तत्पर रहेंगे कि दोबारा से कोई इमरजेंसी लगाने वाला देश का। विजय कौशिक जी, हालांकि इस विषय पर राहुल गांधी ने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि हाँ ये गलती है, बहुत पहले वो इस पर माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर आप लोगों को अभी तक घेरती हुई आई है, वर्तमान में भी घेर रही है, और हो सकता है कि भविष्य में भी यही जो मुद्दा है वो हर 25 तारीख को उठता हुआ नजर आए। लेकिन संदीप दुबे जी कह रहे हैं कि ये कार्य ही ऐसा था कि आपको बार बार इस पर माफी मांगनी पड़ेगी, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। देखिए, बात ये है कि समर्थ को दोष नहीं दिखाएंगे। जब मोदी जी से महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की, घोटालों की, तो वो ये कहते हैं कि जनता ने उन्हें फिर से जिता दिया। इसका मतलब जनता को उनसे कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी फैला चुके हैं लोकसभा के, तो अगर इमरजेंसी के बाद में आपको इंदिरा गांधी जी को कह के बाद जिताया गया, तो ये क्या है? यानी कि जनता को आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी जी से कोई शिकायत नहीं थी। तभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को दी। और ये वही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी है जिनकी शहादत। नहीं तो विजय जी, आप आपातकाल को ठीक मानते हैं, पाकिस्तान के आप आपातकाल का समर्थन करते हैं, राइट? आप आपातकाल को चाहते हैं कि सरकारी भारत के लोकतंत्र में हमेशा इस देश में राजे रजवाड़ों का राज खत्म किया। आज उन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, विजय भैया आप बताइए ना, आपातकाल पे आप क्या बात का जवाब दे जो दीजिए। इंदिरा जी थी वो सही थी और राहुल गांधी जी मतलब आप भी आपातकाल को आज के समय में भी सही ठहराते हैं? संदीप जी पूछ रहे हैं आपसे। कौशिक जी, देखिए, मेरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से केवल यही कहना है, ये उस समय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लिया गया फैसला था जिस पर राष्ट्रपति के भी दस्तखत थे। इसलिए जो निर्णय सर्वसम्मति से इस देश में हुआ हो, संविधान के अनुसार हुआ हो, उसे हम गलत नहीं ठहरा सकते। निजी रूप से किसी की भावनाएं हो सकती हैं कि वो फैसला गलत था या किसी की नजरों में वो सही था। पहली बात, तो फिर राहुल जी गलत है, राहुल जी माफी मांगते हैं, राहुल जी कहते हैं कि गलत था, तो फिर राहुल जी गलत हैं, फिर आपके हिसाब से आपकी हिस्सा भी गलत है। भैया एक काम कीजिए ना, राहुल गांधी जी के घर के बाहर बैठ जाइए। यदि आपने गलती मानी है, इसलिए इंदिरा गांधी जी के उस कथित दोष के चलते राहुल गांधी जी को फांसी दी जाएगी क्योंकि गलती इन्होंने मानी है। तो राहुल गांधी जी को मारना चाहती है मोदी सरकार, ये तो दिख रहा है स्पष्ट रूप से, क्योंकि मोदी जी का एक ही सपना है कांग्रेस। देखिए कैसे यू टर्न लेते हैं हमारे कांग्रेस आपकी मित्र। अभी 2 मिनट कुछ और कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी को परिवार को खत्म करने के लिए नजर आ रहा है। हमें लगता है ये दिवालियापन है, पागलपन है। कांग्रेस के लोग पागलपन के शिकार हो गए, दिवालियापन आ गया है, सरकार बन गई, कहीं कुछ हुआ नहीं, जनता ने इनको मैसेज किया, परेशान निराश और हताश हो गए। ये लोग सत्ता के बगैर नहीं रह सकते। किया गया कोर्ट द्वारा। ठीक है, आप जो भी बातें यहाँ पर कह रहे हैं कौशिक जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस बात को तो देखिए मानना पड़ेगा ना, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित वाले किसी व्यक्ति या व्यवधान की आलोचना का सबसे सटीक मंच संसद ही है, क्योंकि वही लोकतंत्र का प्रतिनिधि मंच है। इसको तो आप मानेंगे ना? मेरी बात सुनिए, मुझे यही बात डिबेट में अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। क्या अच्छी लगती है वो बता दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो बोल लेंगे। नहीं, अगर आपको आप जो शब्द अगर निकलवाना चाहते हैं तो आप ही वो बता दीजिए, फिर वही परोस देंगे आपको जो आपको अच्छा लगे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, एक घटना अतीत की है, मेरे जन्म से पहले की है, ठीक है।
उसके ऊपर अचानक से मोदी सरकार 10 साल शासन करने के बाद जानती है कि अरे भाई आज बात हो रही है संसद सत्र की, आज बात हो रही है इमरजेंसी पे, आप उसपे अपना जवाब दीजिए। अरे आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी घटना है वो आपके जन्म से पहले की है। हो सकता है कि क्योंकि देश जब आजाद हुआ तब भी आप उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे, है ना? तो इस तरह की बातें करने का कोई लॉजिक नहीं है ना सर। उन बातों का लॉजिक नहीं है। क्या पुरानी घटना है, क्या पुराने वाक्य है, क्या आप पढ़ते नहीं है, इतिहास को नहीं पढ़ते हैं क्या? ये जरूरी है क्या कि हमारा जन्म उस साल में नहीं हुआ था तो हमें उस घटना के बारे में नहीं पता? ये कौन सा लॉजिक हुआ सर? अरे यार तो मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सुना दीजिए। दो तरह के चल रहे हैं। हाँ। एक इतिहास जो भाजपा की पाठशाला में लिखा जा रहा है, जिसमें वीर सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी और जाने क्या क्या बताया जाता है। तो बताइए, वीर सावरकर नहीं है महान स्वतंत्रता सेनानी? क्या कौन है महान स्वतंत्रता सेनानी? बताइए। आपका इतिहास में आपने मुगल साम्राज्य का बखान किया, बच्चों को सिखाया, आपने इतिहास को तोड़ मरोड़ के देश के सामने पेश किया। क्या बात करते हैं? बच्चों वाली बात करते हैं, बच्चों वाली भाई बात करते हैं। नहीं आप मुझे बताइए सर, आप लोग जो बातें करते हैं ना, आप क्या सोचते हैं कि मतलब कुछ एरिया में ही या कुछ लोग जो हैं वो उसको सुनते हैं? पूरा देश सुनता है। और देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी करते हैं, वो भी डिबेट इसलिए देखते हैं ताकि उनको भी कोई जानकारी मिल सके, उनको भी कोई नॉलेज मिल सके। लेकिन इस तरह की बातें आप करते हैं तो क्या सीखेंगे वो? आप ये तो बताइए। सुनिए, मौजूदा सरकार का धर्म ये है कि वो आज की समस्याओं पर बात करे। बढ़ती हुई आबादी देश की सबसे बड़ी समस्या है। पेयजल का संकट इस देश में सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण इस देश में सबसे बड़ी समस्या है। वाहनों की बढ़ती हुई अरे भाई, जो पेयजल के संकट के लिए जिम्मेदार है दिल्ली सरकार, उसके साथ तो आप गठबंधन कर रहे हैं, उसी के साथ आप रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, गठबंधन था संदीप जी, और कह रहे हैं संकट में है। संदीप जी गठबंधन था, लेकिन ठीक है संदीप जी, क्योंकि देखिए गठबंधन तो जरूर था लेकिन दिल्ली की सीटें नहीं निकाल पाए तो वहां पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं अब। आपने मेरे से पूछा? हाँ, संदीप जी को मैं बता रही हूँ, वो कह रहे हैं ना कि आपके सहयोगी थे, साथ में मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन साथ में मिलकर चुनाव तो आप लोगों ने लड़ा लेकिन सीटें नहीं आई दिल्ली में, तो अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही आप प्रदर्शन करने लगे। तो वो बातें यहाँ पर कह रहे हैं। नहीं, एक चीज बताइए मुझे, अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन था, जब इनका टूटा तो वही अकाली दल के लोग थे जो बीजेपी को कोसते थे और इनकी नीतियों का खुलकर विरोध करते थे। इसमें क्या बात है भाई? विचारधारा जब तक मिल रही है, जब विचारधारा अलग हो गई, मतलब विचारधारा अलग हो गए। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे थे संदीप जी, अब ये बताइए कि सदन में इसी तरीके से जो नूरा कुश्ती आज आपातकाल को लेकर देखने को मिली, इसी तरह आगे भी देखने को मिलेगा या फिर मुद्दों पर भी बात होगी कुछ? हमें लगता है कि ये 5 साल का जो कार्यकाल होगा, सभी राजनीतिक दलों ने जनता से वादे किए हैं, सबके अपने मैनिफेस्टो रहे और किए वादे को पूरा करने का 5 साल जनता ने दिया है। तो हमारे लिए ये जो 5 साल है उपलब्धियों भरा होगा, देश के लिए उपलब्धि भरा होगा। और हम फिर कह रहे हैं कि जो 10 साल हमारा रहा वो एक टेलर था, ये 5 साल पिक्चर है। अभी आपने टेलर देखा है और पिक्चर अभी बाकी है। तो अब जो परिस्थितियां देश के सामने उत्पन्न हुई हैं और जितनी भी देश के सामने समस्याएं, खासतौर से रोजगार की बात, खासतौर से विकास की बात, खासतौर से जो मध्यम वर्ग है उसकी समृद्धि की बात, जहां जहां जो छूटे हुए काम है उनको बेहतर ढंग से ये सरकार पूरा करेगी, दृढ़ संकल्पित होकर पूरा करेगी और नए आयाम जो है मिलके हम स्थापित करेंगे। देखिए, हमने दो बातें हमेशा रखी है देश के सामने। हमें न कांग्रेस से चिढ़ है, हमें इस देश की किसी राजनीतिक पार्टी से चिढ़ नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें देश विरोधी ताकतों से चिढ़ है। ये देश हम सबका है, हम सबको अच्छा काम करना है, लेकिन हमारे पार्टी में ही ऐसे लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो वंदे मातरम के नाम पे अपना पूरा जीवन इस देश को, राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। उन्हें भारत माँ के जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये माँ भारती का स्वर्णिम इतिहास लिखने के लिए जो 5 साल हमें प्राप्त हुए हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो स्वर्णिम काल। लेकिन एक चीज तो बताइए ना, अभी आपने संदीप जी कहा कि ये 10 साल से ट्रेलर देख रहे थे, मतलब 10 साल आपको ट्रेलर बनाने में लग गए और 5 साल में पिक्चर बनेगी। किसी भी
इमारत जब बनानी होती है तो बेहतर नींव की स्थापना करना बहुत जरूरी है। देश में बेहतर नींव की स्थापना हो गई है। चाहे आप देख लीजिए, आज बैंकिंग प्रणाली देख लीजिए, आज सरकारी योजनाओं के धन अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। आज आप चले जाइए, जो सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार में आपस में जो योजनाओं के धन का आदान प्रदान होता था वो कितना सुलभ हो गया। आम जनता तक हम सरकार एक बार क्लिक दबाती है, गरीबों तक उनके योजनाओं के धन के लाभ पहुंच जाते हैं। ये इतनी समृद्धि, इतनी इबादत लिखी है 10 सालों में सरकार ने। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि खटाखट सारी योजनाएं जो है वो बीजेपी की पूरी हो रही है, भ्रष्टाचार के बेट नहीं चढ़ते। ठीक है, आपने कम से कम ये नहीं कहा कि खटाखट सारी योजनाएं पूरी हो रही हैं। मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी जो यहाँ पर बातें कही हैं संदीप दुबे जी ने, विजय कौशिक जी, इस पर आपकी भी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि 10 साल तो देखिए हमें सिर्फ अभी जनता को ट्रेलर दिखाने में लगे हैं, अब 5 साल में पिक्चर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, खूब विकास होगा। नहीं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पिक्चर बनेगी तो देश का दी एंड भी तो ये लोग करेंगे। पिक्चर का दी एंड भी तो होता है। भैया आज ये देख लीजिए, 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने ये कहा था 6 दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल जनता से छीने गए। इन्होंने कहा विदेशों से काला धन वापस आएगा, विदेशों में काला धन बढ़ गया। अब तो और लाखों भारतीय हर साल इस देश को छोड़कर भाग रहे। टोल टैक्सों में इन्होंने इतनी बेहिसाब वृद्धि कर दी, LIC के ऊपर GST लगा दिया, मेडिक्लेम के ऊपर GST लगा दिया। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिस पर इन्होंने टैक्स न लगाया हो। यहाँ तक कि दूध तक को नहीं छोड़ा, चावल तक को नहीं छोड़ा। गेहूं के रेट आप देख लीजिए, दाल के रेट देख लीजिए, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। अरहर की दाल 250 रुपए किलो बिक रही है। क्या आलम होगा देश में, आप अंदाजे लगा लो। विदेशी कर्ज 70 सालों में विदेशी कर्ज हुआ था 40 लाख करोड़ का, जो कि मोदी राज में बढ़कर सीधा 125 लाख करोड़ हो चुका है। देश को कर्जे में डुबो दिया। प्रदूषण में सारे शहर नंबर 1 बनाते जा रहे हैं, धुआंधार। सरकारी जमीनों को बेचे जा रहे हैं, सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों के हवाले करते जा रहे हैं। तो दी एंड की तरफ से देश को निश्चित तौर पर ले जा रहे हैं। इस समय भी इनकी जोड़ तोड़ की सरकार है, लेकिन आप देखिए नीट घोटाला, सरकार को डर था कि सरकार नहीं आई तो क्या करेंगे। इसलिए जिस दिन चुनाव के रिजल्ट घोषित होने थे उसी दिन नीट का रिजल्ट घोषित कर दिया, जबकि 10 दिन बाद आना था। और उसमें इन्होंने इतना पैसा खा रखा है कि अब उस एग्जाम को रद्द कराने से लोग डर रहे हैं कि एग्जाम रद्द हुआ और लोगों के पैसे देने पड़े तो क्या होगा। इनके नेताओं ने हर कदम पर भ्रष्टाचार और मतलब आपको तो बिना जांच के पूरी जो जानकारी है वो विजय कौशिक जी मिल जाती है। इतनी जानकारी कहाँ से लेकर बैठते हैं आप? मैं आऊंगी वापस से आपके पास, लेकिन अमनप्रीत कौर जी, क्योंकि इससे पहले हम आपातकाल को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे थे और आपातकाल को लेकर किस तरीके से आज सदन के भीतर खूब हंगामा भी हुआ है, क्योंकि आपातकाल की आलोचना एक ऐसी स्थिति की आलोचना है जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित और उसके अभ्यास को बाधित किया है। उस पर किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? देखिए, अगर स्पीकर के चुनाव की बात हो रही है तो आर्टिकल 93 में ऐसा कहा गया है कि जैसे ही सदन बनेगा ऋषि जी, वैसे ही 2 जो पर्सन है वो दोनों मतलब सदनों की सर्वसम्मति से चुने जाएंगे और वो स्पीकर कहलाएंगे। उनमें से एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होगा। और इसका चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से भी और संवैधानिक तरीके से भी उन्होंने बोला है कि जरूरी है। उसी बात को लेके आज जो आपातकालीन स्थितियों की बात करी गई, इमरजेंसी की बात करी गई, तब भी इस लोकतंत्र के जो रिचुअल समझ लो, जो संवैधानिक चीजें हैं, उनको तब भी इग्नोर नहीं किया गया। आप ये सोचो कि 1970 के बाद जब इमरजेंसी हटी है, उसके बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में बहुत ज्यादा बिटरनेस थी, तो भी कांग्रेस का जो पर्सन है वो डिप्टी स्पीकर जो है जी मुरारी सिलेक्ट करे गए थे। तो इन चीजों का तब भी ध्यान रखा गया है। इसी चीज को लेके शायद आज जो संसद में जब कार्रवाई हुई है, जब बात हुई है कि अखिलेश यादव ने और बहुत सारे और लोगों ने जब अपनी वो बात रख रहे थे, तो उन्होंने स्पीकर को लेके जहाँ ओम बिरला के बारे में कुछ बातें डायरेक्टली, कुछ बातें इनडायरेक्टली कही, क्योंकि उनका जो पिछला कार्यकाल था उनको वो इतना पसंद नहीं था। जैसे अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि भी जो पिछली बार जैसे आपने विपक्ष पर एकदम आप सख्ती बरतते थे, तो वैसी ही सख्ती हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में आप
जो सत्ताधारी पार्टी है उनके सांसदों के ऊपर भी सख्ती करें। तो ये चीजें थी कि क्योंकि उनके टाइम में ऐसा हुआ कि माइक जो है वो म्यूट हो गया, उनके टाइम पे ऐसा हुआ कि भी 150 से ज्यादा सांसद जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसी जो स्थितियां थी, ऐसा नहीं है कि ओम बिरला पहली बार दूसरी बार जो है स्पीकर बने हैं, उसके पहले बलराम जाखड़ जो है वो 2 बार स्पीकर बन चुके हैं। पर शायद विपक्ष को इनके साथ बहुत ज्यादा नाराजगी थी, तो वही नाराजगी जब राहुल गांधी बोले, उन्होंने भी इनडायरेक्टली ओम बिरला को कुछ समझाने की बात करी, और जब अखिलेश यादव बोले तो उन्होंने भी ये बातें कहने की बात करी। पर हाँ, चाहे इमरजेंसी की बात करें, पर तब भी लोकतंत्र को इतना, लोकतंत्र की या संविधान की इतनी खिल्ली नहीं उड़ाई गई थी जैसे कि आज उड़ाई गई है, क्योंकि स्पीकर का जो चुनाव है वो सर्वसम्मति से होता है। और हमेशा इतने सालों से ये परंपरा हम कह सकते हैं चलती आई है कि जो स्पीकर होता है वो सत्ताधारी पार्टी का होता है, जो डिप्टी स्पीकर होता है वो विपक्ष का होता है। इसी चीज को आज जो है हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी सरकार है, वो तोड़ते हुए नजर आई है। आपको पता है ऋषि जी, पिछले 5 साल भी स्पीकर जो है वो ही अकेला था, डिप्टी स्पीकर की पदवी तब भी रिक्त थी, पर क्योंकि विपक्ष तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, शायद वो अपनी बात जो है संसद में रख नहीं पाया। पर अभी नंबर गेम है ये, तो विपक्ष के पास ज्यादा नंबर हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग भी है और अपनी बात जो है स्ट्रॉन्गली संसद में रखी। स्ट्रॉन्ग तो है। और अभी आपने यहाँ पे क्योंकि माइक म्यूट करने का जिक्र किया, क्योंकि अक्सर ये आरोप राहुल गांधी लगाते रहते थे कि मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो देखिए क्योंकि तमाम ऐसे फैसले होंगे, चाहे नियुक्तियों को लेकर भी बात करें, कई ऐसी नियुक्ति हैं जहां पर राहुल की राय, राहुल का मशवरा भी बहुत आवश्यक हो जाएगा। अमनप्रीत जी बिल्कुल, देखिए ऋषु मुझसे पूछा? जी आपसे सवाल। जी ऋषु, एक बात तो आज सबके सामने अच्छे से आ गई है कि जैसे पहले पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने अपनी तानाशाही चलाई है, अपने जो वो करना चाहते थे वही करते थे, चाहे वो किसी भी तरीके से करें, चाहे वो जो सांसद होते थे उनको निलंबित करके ही करें, अपने जो बिल पास करवाने होते थे, अपनी जो बातें मनवानी होती थी, वो अपनी मर्जी से वो करते आए हैं। और विपक्ष जो था क्योंकि कमजोर था, तो उनके विरोध में कुछ कह भी नहीं पाता था। अगर वो कहता था तो उनकी बात को दबा दिया जाता था, चाहे उनकी तरफ से कैमरा हटाना हो, चाहे उनके माइक म्यूट करना हो। पर अब आज जो था, चाहे ओम बिरला के जो वर्सेस खड़े करे थे कांग्रेस ने अपने सांसद, वो हार गए, पर इस बात के साथ 2 चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक तो जो इंडिया गठबंधन है, चाहे वो उनका डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया, फिर भी वो हर चीज में सत्ताधारी पार्टी का विरोध करेंगे। और एनडीए के लिए ये बात होगी कि जैसे पहले उन्होंने अपनी मनमर्जी करी है, चाहे जैसे उन्होंने 2014 से 24 तक सरकार चलाई है, ऐसे आने वाले 5 साल में चलने वाली नहीं है। उनको हर कदम पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो है उनके पास नंबर्स हैं, वो स्ट्रांग है और स्ट्रांगली अपनी जो बात है वो रख पा रहे हैं, और वो स्ट्रांगली हर चीज का विरोध करेंगी। तो आसान नहीं रहेगा आने वाला जो टाइम है वो भाजपा के लिए। आसान नहीं है आने वाला समय बीजेपी के लिए। संदीप दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं, और इस बात पर आपको याद ही होगा संदीप जी, डरो मत, भागो मत, खटाखट खटाखट, इन चुनावों में ये शब्द ऐसे थे जिनको राहुल गांधी ने बोला और आप लोगों ने तुरंत लपका, और मंचों से राहुल गांधी का खूब मजाक भी उड़ाया था। पर अब चुनाव परिणामों में 99 सीटें हासिल करने के बाद राहुल गांधी का जो जोश है वो हाई है, और कड़ी चुनौती राहुल आपको दे रहे हैं। कई नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री और बाकी सदस्य बैठेंगे, और इन नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी और उनकी राय और मशवरा भी लेना होगा। रेशु जी, राहुल जी को दुश्मन तो है नहीं। 2 बातें मैं कहूंगा। अभी गौड़ जी ने कहा पिछली 2 जनता ने वो मैंडेट ही नहीं दी कांग्रेस को कि कांग्रेस अपनी बात कहीं रख पाए, कर पाए। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती रही, बाहर आके प्रदर्शन करते रहे। अभी जनता ने सही मायनों में विपक्ष का कोई एक मैंडेट दिया है, विपक्ष अपनी बात रखेगी। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब एक दूसरे की बातें सुने, हमें काम करने का जैसा जनता ने मैंडेट दिया, अवसर दिया, उन अवसरों को उपलब्धियों में बदलें और बेहतर ढंग से काम करें। देश में विपक्ष का काम रोकना नहीं होना चाहिए, रचनात्मक विपक्ष होना चाहिए। सरकार जो काम करना चाहती है, सरकार को काम करने के लिए मैंडेट मिला है, वो काम बखूबी सरकार कर पाए। और अभी भी मैं रेशु जी फिर कहता हूँ, ये सरकार दृढ़ संकल्पित है। ये सरकार जो 10 साल में काम की है उससे ज्यादा काम 5 साल में कर के दिखाएगी। टेलर देश ने देखा है,
पिक्चर दिखेगा। जनता के हर उम्मीदों पे खरा उतरने का काम हम करेंगे। हमारे सांसद, प्रतिनिधि, हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का 100% परिवार की तरह इस देश को आगे लेके जाएंगे। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, इसलिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, सभी भारतीयों को जगा के साथ लेके चलना पड़े, विश्व के पटल पे अपनी बात रखनी पड़े। हम किसी भी पक्ष को बेहतर ढंग से विश्व के पटल पे भी रखेंगे और देश अपनी समृद्धि का गाथा बुनेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। दूसरा, विपक्ष का जो काम है, राहुल जी का काम है, उनको बिल्कुल देश में एक अधिकार स्वरूप आज विपक्ष के नेता के तौर पे हैं, उनके किसी भी कमी नहीं आएगी। जब भी जरूरत होगी उनको साथ लेके कम से कम संदीप जी, आज की डिबेट में आप लोग इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं, वरना अक्सर बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बड़े हल्के में लेते थे और कहते थे कि राहुल गांधी को राजनीति का राह नहीं पता है, उनको राजनीति को छोड़कर कोई उद्योग लगाना चाहिए, कोई अच्छा सा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो सक्सेस हो जाएं। राजनीति में तो उनको सफलता मिलने वाली नहीं है, लेकिन राजनीति में आज राहुल ही आपको चुनौती दे रहे हैं। नहीं, स्वीकार है, राहुल जी अगर चुनौती दे रहे हैं तो अच्छी बात है। हर भारतीयों को आलोचना करने का अपने सरकार का अधिकार है। राहुल जी भी आलोचना करें। आलोचना कोई ऐसी नहीं कि आलोचना से हम घबराने वाले हैं या आलोचना से परेशान होने वाले हैं। हम और भी सशक्त होंगे और भारतीय लोकतंत्र की यही इसी खासियत की वजह से हम सब लोग आज जो भी, देखिए आज ही हम बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से हर व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है, किसी की तारीफ कर रहा है। मेरे मुंह से तो आपने कांग्रेस की बुराई नहीं सुनी, मेरे मुंह से तो मैंने राहुल जी या किसी नेता की बुराई नहीं करी, क्योंकि हम सबको मजबूत करना है। विजय भाई तो स्टार्ट करते हैं बुराई करने से, अपनी बात भी बुराई से खत्म करते हैं। तो जो जैसा देखे वैसा ही उसको दिखेगा। हम अभी भारत को अभी सशक्त करना है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, उसमें राहुल जी का भी उतना ही सहयोग जरूरी है जितना विजय भाई की भी सहयोग जरूरी है। हम सब लोग मिलके आइए देश को मजबूत करते हैं, सशक्त करते हैं, देश को मजबूत करना है विजय कौशिक जी। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि आपका साथ बेहद आवश्यक है, साथ देंगे क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं विपक्ष का कार्य जो है वो ये होना चाहिए कि वो हमारे कामों को ना रोके, बल्कि जो चीजें हम कह रहे हैं उन चीजों पर हमारा साथ दे, हमें सहयोग करे। मोदी जी का जब पिछले 10 साल में किसी ने हाथ पकड़ा था कि वो विपक्ष से हाथ मिलाने में शर्म महसूस कर रहे थे, विपक्ष से बात करने में शर्म महसूस कर रहे थे, और अब उन्होंने अपनी फिर से वो ताकत दिखाने की कोशिश की है कि भाई डिप्टी स्पीकर विपक्ष का नंबर्स कहाँ थे सर? पिछले 10 साल से नंबर्स कहाँ थे आपके पास, ये बताइए ना। विपक्ष था ही कहाँ? कितनी बड़ी संख्या में विपक्ष था, ये बता दीजिए ना सर। अरे कभी बीजेपी के कितने सांसद होते थे, आज ही बहुमत वाली सरकार है। किसी टाइम बीजेपी के पास कुछ भी नहीं था, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा सम्मान था या नहीं था। बात विपक्ष की नहीं है, बात ये होती है कि अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, अगर आप मदद चाहते हैं तो आपको मदद राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया। लोगों ने राहुल जी के भाषण को बताइए, राहुल जी कहीं बीच में बोले, विपक्ष के हर नेता को बोलने का अवसर मिला। अब आप बाहर आके पहली बात ये है लगाए, इल्जाम लगाए कि बाइक बंद कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी बातें मुझे नहीं लगता। मेरी बात ठीक है, उनको कंप्लीट करने दीजिए। विजय जी आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए। देखिए, आज भी अगर मोदी जी अपने अहंकार को छोड़कर हमसे अगर कोई भी मदद मांगेंगे तो हम देंगे। हम इतना कह सकते हैं, मोदी जी के पास इस देश को बचाने की, चलाने की कोई योजनाएं नहीं है। मोदी जी की व्यवस्था अडानी अंबानी आधारित व्यवस्था है, जिसमें जनता से टैक्स वसूला जा रहा है। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप भी सलाह दीजिए, आप एडवाइस दीजिए ना। वो तो आपका साथ मांग रहे हैं, सार्थक साथ चाहिए आपका। मोदी पहले ही कह चुके हैं इस बात को। उन्हें कोई सार्थक साथ नहीं चाहिए, वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं कुर्सी पर बैठकर, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस गंधारी की भूमिका में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उनके हर कदम का समर्थन करे।
आप ऐसा आप नहीं हर चीज को होगा। लेकर इतना मतलब नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता विजय कौशिक जी। अरे वो भी कमाल देखिए ना, है, अगर आप डिप्टी ये देखिए स्पीकर का संदीप पद जी भी विपक्ष बैठे को मिल हुए जाता, हैं, वो भी कह रहे सुनिए ना। हैं कि विपक्ष का कार्य है कि हमें रोकना नहीं है, बल्कि आप हमारा सहयोग करिए। तो मुद्दे अगर उठते हैं तो मुद्दों पर बात करिए ना सर। पहले से ही इतनी नकारात्मकता क्यों भर लेते हैं आप कि अगर वो कुछ करेंगे तो वो गलत ही होगा, वो सही होगा ही नहीं। चुनाव से पहले सुनिए ना, स्पीकर के चुनाव से पहले सरकार से बात की गई थी, बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आजादी के बाद से लेकर एक व्यवस्था चली आ रही है तो जिसमें स्पीकर सत्ता पक्ष का होता है और जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष का होता है। आप हमें डिप्टी स्पीकर पद दे दीजिए विपक्ष के नाम। तो मोदी सरकार और उनके मंत्रियों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मोदी जी अहंकार में है, वो चाहते ही नहीं है कि विपक्ष को कहीं भी बोलने का अवसर मिले। ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है। चलते चलते अंतिम सवाल में अमनप्रीत कौर जी आपसे करना चाहूंगी। विजय कौशिक जो बात कह रहे हैं कि मोदी जी के भीतर बहुत ज्यादा अहंकार है, अहंकार छोड़ेंगे तो हम उनका साथ अवश्य देंगे, इस बात को लेकर मैं आपसे यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। इसके साथ ही कांग्रेस बार बार कलेक्टिव अपोजिशन के सहारे सरकार को घेर रही है, इससे राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में मजबूत हो रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? संक्षेप में मैं इसका जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए, सर्वसम्मति से देश चलता है, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने थोड़े दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है कि सरकार जो है बहुमत से चलती है और सर्वसम्मति से देश चलता है। पर यही सर्वसम्मति वो स्पीकर के पद को बचाने के लिए या उसको सिलेक्ट करने के लिए नहीं दिखा पाए। कल ही आपने देखा कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला कि खड़गे जी को फोन करा है राजनाथ सिंह ने और उन्होंने बोला है कि आप सर्वसम्मति दिखाइए और हमें स्पीकर जो हम चुनना चाहते हैं उसमें आप कोई विघ्न नहीं डालिए। पर सुबह ही उन्होंने बोला कि बैक कॉल करने की बात हुई है और वो बैक कॉल जो है वो आई नहीं है। इसलिए जब देखा गया कि उन्होंने ओम बिरला को नाम उन्होंने बोल दिया है कि वो उनको स्पीकर बनाएंगे, तब उन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए कांग्रेस के जो सांसद थे उनका नाम लिया। तो ये पहला स्टेप था, मुझे लगता है कि संसद में जब कार्यप्रणाली शुरू होने जा रही थी तो ये पहला स्टेप था कि प्रधानमंत्री अपनी तरफ से अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ये सर्वसम्मति दिखाते, क्योंकि ये तो सर्वसम्मति की बात जो आती है कि जो स्पीकर होता है वो पक्ष का रहता है और जो डिप्टी स्पीकर रहता है वो विपक्ष का रहता है। ये बहुत सालों से चलती आ रही है, परंपरा ही हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको निभाया जाना चाहिए था। अगर हमारी सरकार, हमारे पीएम जी चाहते हैं कि जो विपक्ष है उनके साथ रहे, उनकी बातों को, उनकी कामों में बिगड़ नहीं डाले। और दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की आपने बात करी कि उनका जो कद है वो विपक्ष के नेता के रूप में कैसे बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है जो राजनीति है वो नंबर गेम है। पिछली बार उनके पास नंबर कम थे, अब पिछली बार से डबल नंबर है, तो क्यों नहीं उनका कद बढ़ेगा। और जो पप्पू साबित करने की उनकी बात हमेशा ही जो सत्ताधारी पार्टी है अपनी हर स्पीच में करती आई है, उस चीज को उन्होंने झुठला दिया है। क्योंकि आज भी आपने देखा कि जब वो संसद में गए, जब उन्होंने ठीक है, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। अमनप्रीत कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी और संदीप जी। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।